नमस्कार, मैं संजय कुमार द एडिटर के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे उस फ्लैक्सी फ्यूल की जिसके आने से तेल के दामों में 40% से ज़्यादा की गिरावट का दावा है। मतलब जो तेल अभी 100 के पार है वो आपको 60-62 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तो हम परखेंगे इस सरकारी दावे के दम को और जांचेंगे इस फ्लैक्सी फ्यूल के नफा और नुकसान को। इसे सरकारी दावा ही मानेंगे क्योंकि उसी के ही एक मंत्री ने कहा है कि साल भीतर ही तेल कीमतों में 40% तक की गिरावट आने की पूरी संभावना है। बल्कि दावा किया है कि यह हो ही जाएगा और कोई नहीं, नितिन गडकरी साहब ने ऐसा कहा है। नहीं, मुस्कुराइए नहीं, ये गंभीर मंत्री हैं और बड़ी गंभीरता से बात कही है। अच्छे दिन जैसा हास्यास्पद दावा नहीं है ये। वाकई महंगा पेट्रोल खरीदने वालों के लिए ये राहत की खबर है। तो इस राहत की खबर और खुशखबरी के साथ एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, जिससे कुछ भी नया आए या द एडिटर का अगला एपिसोड आए तो वो उसकी सूचना आप तक पहले पहुंच जाए। तो खैर, आते हैं मुद्दे पर। असल में सरकार चाहती है कि वो अपने इसी कार्यकाल में एक और ऐतिहासिक काम निपटा डाले, जैसे और भी कई काम उसने निपटा डाले हैं वैसे ही फ्लैक्सी फ्यूल की शुरुआत करा दे लोकसभा चुनाव आने से पहले ही। अप्रैल 2023 से अपने देश के लोग भी ब्राजील, अमेरिका और उन्नत यूरोपीय देशों के नागरिकों की तरह अपनी गाड़ियों में पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिला हुआ फ्लैक्सी फ्यूल धड़ल्ले से इस्तेमाल करें। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने की उसने 12 से 15% से होता हुआ ये एथेनॉल जो है वो 2023 अप्रैल तक 20% तक पहुंच जाएगा। मतलब आप 20% तक पेट्रोल के साथ मिला करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास सुविधा तो ज़्यादा भी मिला सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार जो तेल बेच रही होगी उसमें 20% एथेनॉल और पेट्रोल मिला होगा। सरकारी वादा है कि अप्रैल 2025 से 20% वाला जो ये फ्लैक्सी फ्यूल है वो हर पेट्रोल पर बहुत आराम से और सबको मिलने लगेगा। सरकार को अपनी इस कारगुजारी से वोट के अलावा इस बात की भी उम्मीद है कि ये फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान के रास्ते में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर होगा, माइलस्टोन होगा। देश तेल के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और जाहिर है ये बात राष्ट्र गौरव का कारण बनेगा। इससे आम जनता की जिंदगी और अर्थव्यवस्था में भी रफ्तार आएगी। जाहिर है कि जो महंगे पेट्रोल के नाते गाड़ियों को थोड़ा आपने सुस्त बना करके रखा है, सस्ता पेट्रोल होगा तो रफ्तार तो आएगी ही। सरकार बाहर से जो कच्चा तेल खरीदती है अभी, उस मद में कम से कम 30,000 करोड़ रुपए बचा देगी और इस 30,000 करोड़ का बहुत बड़ा हिस्सा जनता के कल्याण पर खर्चेगी, ऐसा सरकार का सोचना या दावा है। वाहन स्वामियों, वाहन निर्माताओं और सरकार के बाद इसका सबसे बड़ा लाभ किसानों को होगा। किसानों की आमदनी अचानक बेतहाशा बढ़ सकती है। वो जो दूने करने की बात की जाती थी, हो सकता है कि कहीं उससे आगे चली जाए आमदनी। आखिर हजारों करोड़ के एथेनॉल का जो उत्पादन होगा ना, वो इन्हीं किसानों की उपज से ही तो होगा, चाहे वो गन्ने से हो चाहे मक्के से हो, बट उन्हीं के उत्पाद से होगा और उसे तेल कंपनियां हाथों हाथ खरीदेंगी, उस एथेनॉल को या फिर शीरे को जो गन्ने से बनेगा या फिर मक्के को। पिछले साल तेल कंपनियों ने तकरीबन 20,000 करोड़ का एथेनॉल खरीदा था। गन्ना किसानों को उसका कितना हिस्सा मिला ये तो खैर आप जानिए, हमें तो नहीं पता।
जीवाश्म ईंधन के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल किसी भी सीमा तक, इसमें आप 100% एथेनॉल मिला सकते हैं। बस उस तरह का खास इंजन वाली गाड़ी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों जब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अलावा दूसरे कई वाहन निर्माता कंपनियों को बुलाया और बातचीत की, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई फ्लैक्सी फ्यूल से चल सकने वाली गाड़ियों को अगले बरस तक आप किसी तरीके से लॉन्च कर दीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए कि अगली साल तक वो उतारी जा सके। क्योंकि गाड़ियां होंगी तभी तो तेल बिकेगा, फ्यूल बिकेगा, फ्लैक्सी फ्यूल बिकेगा। अगर गाड़ियां ही नहीं होंगी तो सरकार की सारी योजना धरी रह जाएगी। वाहन निर्माता कंपनियों ने बहुत आराम से कह दिया कि ये वो मस्त, मान लिया उन्होंने कि चलिए आप कह रहे हैं तो हम ऐसा कर देंगे। इसने 80 से 100% एथेनॉल पर चलने वाले 2 पहिया एक वाहन तैयार कर लिया है, बना लिया है, और कारों पर भी काम जारी है। हालांकि सड़क पर अभी कुछ नहीं उतरा है, ना 2 पहिया ना 4 पहिया। अब सरकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उत्साहवर्धन के लिए ये कह रही है कि सरकार उन्हें वैकल्पिक ईंधन वाले पेट्रोल पंप भी दे देगी, जिससे वो बढ़िया कमाई कर सकें। चूंकि फ्लैक्सी फ्यूल बिकेगा तो उनकी कमाई होगी। उधर गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां अनाज के बदले एथेनॉल अथवा बायोफ्यूल की रिफाइनरीज खोलने की तैयारी में है। वो भी बड़ा मुनाफे का सौदा होगा। सबब यह है कि भले ही जरूरत का फ्लैक्सी फ्यूल अभी आधी भी ना हो, पर उसे 2 साल के भीतर सब तक पहुंचाने की तैयारियां पूरी की पूरी है। देश में मक्का, चीनी और गेहूं का उत्पादन जरूरत से ज्यादा है। इस सरप्लस उत्पादन को रखने के लिए गोदाम ही नहीं। करोड़ों का अनाज चूहे खा जाते हैं, सड़ जाता है। आपने देखा होगा टीवी में कुछ रिपोर्ट्स में। गन्ने के अलावा जब एथेनॉल का उत्पादन इस सरप्लस अनाजों से होगा तो सरकारों को, जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उनको गोदाम बनाने से छुटकारा मिल जाएगा और इस सड़ने वाले सरप्लस को वो बेच करके मोटा लाभ कमा सकती हैं। उधर पर्यावरण के लिए जो सांसद बन गई थी पराली, कहते हैं कि अब एथेनॉल उससे भी तैयार हो सकता है। तो अगर पराली और दूसरी तरह के जो कृषि कचरा है, वेस्ट है, उससे भी एथेनॉल बनेगा तो हमारे स्वच्छता अभियान का मार्ग भी प्रशस्त होगा। एथेनॉल से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो 35% तक कम हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी उसमें कम निकलेगा। तो इस तरह से दुपहिया वाहनों के प्रदूषण में 50% की और 4 पहिए वाले वाहन में 30% की गिरावट आ जाएगी। अगर ये सब हो गया, पराली से छुटकारा मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड कम हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड की कमी आ गई, तो जाहिर है कि देश का पर्यावरण सुधरेगा और पर्यावरण सुधरा तो निश्चित तौर पर देश की सेहत सुधरेगी। कुल मिलाकर इसके फायदे को देखकर ये साफ है कि फ्लैक्सी फ्यूल के इस्तेमाल की दूरदर्शी शुरुआत मोदी सरकार का युगांतरकारी कदम होगा। सरकार की एथेनॉल सम्मिश्रण 225 की विशेषज्ञ समिति जो बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट वाकई उम्मीद जगाने वाली है। लेकिन क्या कागज पर जो रोड मैप बना दिया जाता है उससे ही सफर पूरा हो जाता है, मंजिल मिल जाती है? क्या इन वादों के साथ तथ्य और तर्क तथा आंकड़े भी साथ देते हैं? ये गुलाबी तस्वीर 2022 के बाद से और भी साफ होगी या इसमें प्रचार के अतिरिक्त रंग भरने पड़ेंगे? फिलहाल ये बता दूं कि फ्लैक्सी फ्यूल का जो मॉडल प्रोजेक्ट 2001 में 5% एथेनॉल के साथ शुरू किया गया था, वो 2 दशक के बाद मात्र 8.5% फ्लैक्सी फ्यूल तक पहुंचा है और वो भी देश के बस कुछ चुनिंदा जगहों पर, कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर ये मिल पा रहा है। अगर देश को 20% से ज्यादा एथेनॉल इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है या करने लगे देश, तो 10 अरब लीटर से ज्यादा एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। संसार में एथेनॉल के जो उत्पादन की वृद्धि दर है वो अभी फिलहाल 4% है।
हमको इसको पाने के लिए 300% का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। सोचिए, कहाँ 4%, कहाँ 300% का लक्ष्य हमें पाना है। खैर, मोदी हैं तो मुमकिन है। बढ़िया क्वालिटी के 1 टन गन्ने से 110 किलो चीनी, 45 किलो शीरा और उससे 10 लीटर एथेनॉल निकलता है। जाहिर है, ज्यादा पाने के लिए न सिर्फ जो खेती योग्य जमीन है उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि भाई हमें गन्ना भी ज्यादा बोना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मक्का उपजाना पड़ेगा, पर इस कैश क्रॉप की कमाई और कंपनियों के प्रोत्साहन तथा बधुआ खेती के चक्कर में ऐसा न हो कि जो दूसरे खाद्यान्न उपजाते हैं हम उनकी उपेक्षा करने लगे लोग। आपको याद होगा जब एमएसपी की बात हुई, सरकार ने जिन खाद्यान्नों पर उसको खरीदना शुरू किया, लोग वो बोलने लगे और बाजरा, ज्वार, इस तरह के मोटे अनाजों की पैदावार ही खत्म हो गई, कम हो गई। अगर ऐसा हुआ तो भयानक अन्न असंतुलन और खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाएगा। हर जगह गन्ना और मक्का ही नजर आएगा। देश में 5 राज्य ही पर्याप्त गन्ना उपजाते हैं। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जानते हैं आप, और इसीलिए एथेनॉल की डिस्टिलरीज भी यहीं पर सिमटी हुई हैं। जहां गन्ना मिलेगा वहीं पर शीरा होगा, शीरा होगा वहीं एथेनॉल निकलेगा, वहीं डिस्टिलरीज बनेंगी। तो इस देश में इसको कैसे फैलाया जाए? इन डिस्टिलरीज को तो सब जगह होना पड़ेगा, तभी 10 अरब लीटर की क्षमता हमें मिल पाएगी। लेकिन हम इसे कैसे फैलाएं? अगले 4 साल में इथेनॉल इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए का बनाने के लिए हमें शुरुआत में ही करीब 50 अरब का निवेश करना पड़ेगा। तरह तरह के जो मशीनरीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको डेवलप करना पड़ेगा। फूड ग्रेन्स से एथेनॉल बनाने की तकनीक को और विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि वो कम से ज्यादा बनाया जा सके, और उसे फायदेमंद और अधिक उत्पादन में सक्षम बनाने के लिए भारी भरकम जो है वो खर्च करना पड़ेगा सरकार को। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? रोड मैप से तो ये पता नहीं चलता। हमने रोड मैप को देखा है उलट पलट करके, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि इतने ज्यादा अरब रुपए सरकार खर्च करने जा रही है इसमें। चूंकि एथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, तो हर लीटर पर ये पेट्रोल से तकरीबन 5 किलोमीटर कम की माइलेज देगी। अगर पेट्रोल 25 दे रहा है तो ये 20 देगी। ऐसे में गाड़ी की जो है रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। सरकार को अगर अपने करों में कटौती करके इसको सस्ता बना ले, एथेनॉल को सस्ता बना ले, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बहुत नीचे ले आए दाम उसके, तभी जो है लोग इसके तो ओर आकर्षित होंगे। लेकिन क्या सरकार इस घाटे के लिए तैयार होगी? वो चाहे तो पेट्रोल को भी अपने टैक्स कम करके कम कर सकती है, उसके दाम कम कर सकती है, लेकिन ऐसा करती नहीं। तो क्या इस तरह के घाटे के लिए तैयार होगी? खैर, मूल्य निर्धारण कमेटी को अभी ये तय करना है, और इस तय करने में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अगले साल मध्य तक बदले हुए फ्यूल सिस्टम तथा इंजन वाली गाड़ियां सरकार को लानी होंगी। एथेनॉल कॉरसिव है, यानी ये प्लास्टिक और रबर के हिस्सों को शरित करता है, गलाता है, छींच जाता है, एक तरह से छींच जाते हैं उसके प्रभाव से। तो उसके अनुसार फ्यूल सिस्टम और कल पुर्जे और इंजन तथा बाकी चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। जो प्लास्टिक के हैं, रबर के हैं, उनको बदलने पड़ेंगे। ये बदलाव कार या जो भी वाहन होगा उसकी कीमत को बढ़ा देगा। कारें 50,000 से ज्यादा और दोपहिया वाहन जो है 15,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा कास्ट करेंगी, महंगी हो जाएंगी। इनकी ईंधन दक्षता जो है, जो फ्यूल एफिशिएंसी है, उसके अनुसार इनका मूल्य निर्धारण करना होगा। अब इसके लिए भी कमेटी होगी और ये बताएगी कि भाई आप वाहनों का दाम एक लिमिट तक रखें, इससे ज्यादा ना करें, लेकिन कितना तक रखें? कंपनियां किस पर राजी होंगी? जाहिर है कंपनियां अपना घाटा नहीं सहेंगी। अब ऐसे में भी अगर सरकार इन वाहनों पर सरकारी छूट नहीं देगी मोटे, तो लोग इस पर आकर्षित नहीं होंगे। अगर उनकी मजबूरी होगी तो वो इलेक्ट्रिक वाहन का विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तेजी से प्रगति हो रही है। ये तो इसके इस रोड मैप में शामिल है नहीं, और अगर उस तरफ लोग मुड़ गए तो ये तो प्लान धरा रह जाएगा। ये मानिए कि पेट्रोल पंप पर फ्लैक्सी फ्यूल की एक और मशीन खड़ी हो जाएगी, पेट्रोल बांटने वाली मशीन जैसे होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, वैसी खड़ी हो जाएगी। तो बात इतनी आसान नहीं है। तेल की मार्केटिंग कंपनियों को एथेनॉल स्टोरेज, हैंडलिंग, मिक्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
ब्राजील में 70% से भी ज्यादा कारें फ्लेक्सी फ्यूल से चलती हैं। यूरोप के जो 18 बड़े देश हैं वहां भी बहुत सी कारें इसी से चलती हैं। खैर, बात हम ब्राजील की करें जहां सबसे ज्यादा इसका प्रचलन है, तो उसे 40 साल बाद ये मुकाम हासिल हुआ है जिसे हम अगले 4 साल में पाना चाहते हैं। योजना निसंदेह दूरदर्शितापूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, पर सरकार को देश की कृषि, खाद्यान्न आवश्यकता, बाजार और उससे जुड़े फैक्टर्स की जो गंभीरता है उसको देखकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी के दूरगामी दुष्परिणाम आशंकित हैं। कहीं बाद में ये न सोचना पड़ जाए कि तेल के दाम तो कम हुए पर इसकी कीमत हमें बहुत चुकानी पड़ी। तो द एडिटर देश समाज के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करता रहेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर वक्त देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स और अपने मित्र संजय श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। इस एपिसोड में यहीं तक आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड आइडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।